मैं इंद्रभूषण शर्मा ज्ञान निकेतन एजुकेशन केयर की ओर से आपको व्याकरण बताने जा रहा हूँ, जो वर्ग अष्टम के लिए है। पाठ 2 वर्ण विचार एवं शब्द विचार। अभी हम वर्ण विचार के बारे में विचार करेंगे। वर्ण वह मूल ध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा न किया जा सके, वर्ण कहलाता है। जैसे क म प ये सब वर्ण हैं, इसको और थोड़ा नहीं किया कर सकते हम, इसलिए इसे वर्ण कहा गया है। वर्ण के 2 भेद हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण के 3 भेद माने गए हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। स्वर वर्ण जिसका उच्चारण बिना किसी सहायता के हो। स्वर वर्ण के उच्चारण में किसी वर्ण की सहायता लेनी नहीं पड़ती है। स्वर वर्ण जिसका उच्चारण बिना किसी सहायता के हो, स्वर वर्ण कहलाता है। इसके 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिसका उच्चारण बहुत कम समय में हो, ह्रस्व स्वर कहलाता है। इसे एक मात्रिक स्वर और मूल स्वर भी कहते हैं। इसका उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है, इसे एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। चूँकि यह प्रधान स्वर है, इसलिए इसे मूल स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर जिसके उच्चारण में मूल स्वर से, ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, वो दीर्घ स्वर है। और प्लुत स्वर जिसके उच्चारण में मूल स्वर से, ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, यह प्लुत स्वर है। अब है व्यंजन जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है, वो व्यंजन वर्ण है। व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हम करते हैं। इसके भी 3 भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क वर्ग से प वर्ग तक व्यंजन को स्पर्श व्यंजन हम कहते हैं। यह मुंह के कई भागों के स्पर्श से उत्पन्न होता है। अंतःस्थ व्यंजन यह हृदय के भीतरी भाग से बाहर निकलता है और इसमें कम वायु निकलती है, इसलिए यह अंतःस्थ व्यंजन कहलाता है। उस व्यंजन में घर्षण होता है, वायु घर्षित होकर के बाहर निकलती है, जिससे यह गर्म हो जाती है। उष्म का अर्थ भी गर्म ही होता है, इसीलिए इसे उष्म व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। अंतःस्थ व्यंजन 4 है, य, र, ल, व, ये 4 है। और उष्म व्यंजन भी 4 है, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स और ह। वर्णमाला वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण यदि हम क्रमबद्ध सजा देते हैं, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ये वर्णमाला है। अब हम उच्चारण के आधार पर व्यंजन के कई भेद होते हैं। पहला है अल्प प्राण, दूसरा है महाप्राण। ये उच्चारण के आधार पर होते हैं। अल्प प्राण जिसके उच्चारण में वायु कम निकलती है, उच्चारण में वायु कम निकलती है, ये अल्प प्राण है। इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां, जैसे क, ख, ग, घ, अंग है, तो क, ग और अंग ये अल्प प्राण है। महाप्राण जिसके उच्चारण में अधिक वायु निकलती है, महाप्राण है, ये दूसरा और चौथा है। अब है स्वर तंत्रिका के कंपन के आधार पर भी व्यंजन के भेद हैं, घोष वर्ण और अघोष वर्ण। स्वर तंत्रिका के कंपन के आधार पर वर्ण के भेद हैं, घोष वर्ण और अघोष वर्ण। अघोष वर्ण
जिसके उच्चारण में स्वर तंत्रिका झांकृत नहीं होती है, यह अघोष है। कभी कभी हम वर्णों का उच्चारण करते हैं जिससे स्वर तंत्रिकाएं झंकृति का जैसा आवाज निकालती है, तो यह सघोष है। इसे घोष भी कहते हैं, घोष वर्ण, अघोष वर्ण या अघोष वर्ण और सघोष वर्ण। तो अघोष है स्वर तंत्रियां झंकृत नहीं होती, अघोष वर्ण, और सघोष है जिसके उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं। अघोष वर्ग का उदाहरण है पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, यह अघोष वर्ग का उदाहरण है। सघोष वर्ग का उदाहरण है प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, ग घ अंग, सघोष वर्ण है। अब है बलाघात या स्वराघात। बलाघात के प्रकार भी हैं, अक्षर बलाघात और पद बलाघात। बलाघात या स्वराघात, हम किसी भी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए हम अक्षर विशेष पर, वर्ण विशेष पर बल देते हैं, वो बलाघात है या स्वराघात है। बलाघात और स्वराघात से शब्द के अर्थ भी बदल जाते हैं। जैसे दवा पीली है, मतलब दवा का रंग पीली है। दवा पी ली है, मैंने दवा खा ली, तो अर्थ बदल गया। दवा खाना है माने हमें दवा खाना है, और दवा खाना है माने दवा बेचने का, बिकने का दुकान है। तो ये बलाघात और स्वराघात है। अब है शब्द के भेद होते हैं। शब्द के बारे में आपको बताया जा चुका है कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्ण जब मिलते हैं जिसका कुछ अर्थ होता है वो शब्द की श्रेणी में आता है। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। इसके भेद कई दृष्टियों से किए जाते हैं, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम शब्द है, हिंदी में संस्कृत के मूल रूप को तत्सम कहते हैं। जैसे अग्नि, पुष्प, ये तत्सम शब्द हैं। आम्र, उष्ट्र, ये सब तत्सम शब्द हैं। तत्सम के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं। अग्नि का आग, आम्र का आम, उष्ट्र का ऊंट, ये तद्भव शब्द है। देशज, देश की बोलचाल की भाषा में पाए जाने वाले शब्द देशज कहलाते हैं। फुनगी है, डिबिया है, लोटा है, ये सब देशज शब्द हैं। इन शब्दों का जन्म देश में ही हुआ है। देश की बोलचाल की भाषा में ये शब्द पाए जाते हैं। अब विदेशज शब्द, वैसे शब्द जिन शब्दों का जन्म विदेश में हुआ है वे विदेशज शब्द हैं। जैसे स्टेशन, स्टेशन विदेशज शब्द है। हेडमास्टर, ये विदेशज शब्द है। तो ये विदेशी भाषा के शब्द हैं, लेकिन हिंदी में जो कहते हो उनका प्रयोग होता है, इसलिए ये विदेशज शब्द है। एक और शब्द है शंकर। शंकर शब्द, जैसे हमारे भाषाविद इसमें लगे हुए अपने अपने काम में सभी कोई हैं, तो भाषाविद जो हैं, व्याकरणाचार्य, वे इसमें शोध करते रहते हैं। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जैसी आवश्यकता हुई उस तरह का आविष्कार हुआ। तो एक शब्द आया शंकर। शंकर शब्द दो भिन्न भाषाओं के योग से बना है। शंकर का मतलब ही होता है मिश्रित, मिला हुआ।
तो दो भिन्न भाषाओं के मेल से जो शब्द बनता है वो संकर शब्द है। जैसे रेलगाड़ी, रेलगाड़ी दोनों दो भाषाओं की चीज हैं, लेकिन एक ही हिंदी में प्रयोग हुआ है। अब है प्रयोग के आधार पर, रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ शब्द जिन शब्दों का खंड सार्थक नहीं होता है, रूढ़ शब्द है। यौगिक शब्द जिन शब्दों का खंड सार्थक होता है, यौगिक शब्द है। और योग रूढ़ शब्द जो विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अब है प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द जिन शब्दों का रूप बदलता है, जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन, पुरुष और कारक के अनुसार बदलता है, वे विकारी शब्द हैं। अच्छा, अच्छी, लड़का, लड़के, ये सब रूप बदल रहे हैं, तो ये विकारी शब्द हैं। इसका उदाहरण है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। दूसरा है अधिकारी शब्द, इसका रूप किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता, ये अभिकारी शब्द है। रूप बदलता है लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, कारक के अनुसार और पुरुष के अनुसार, लेकिन अभिकारी शब्द का रूप किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता है। अभिकारी शब्द है, इसके भेद हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और एक और है निपात। एक और है निपात। तो निपात नया नया निकला है, पहले दो ही भेद था, विकारी और अविकारी, अविकारी शब्द का, लेकिन पहले चार ही भेद था इसका, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। लेकिन एक और आया है निपात। निपात शब्द है तो बहुत छोटा शब्द, लेकिन इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा वर्ण वाक्य पर पड़ता है, उसके अर्थ को बहुत ज़्यादा ये प्रभावित कर देता है, तो निपात है। निपात का एक उदाहरण मैं आपको दूं, उसने मुझे भी मारा है, उसने मुझे भी मारा है, उसने मुझे मारा भी है, उसने भी मुझे मारा है। ये उसने मुझे भी मारा है, उसने मुझे मारा भी है, उसने भी मुझे मारा है, ये तीनों वाक्य में भी शब्द का अलग अलग प्रयोग है और तीनों का तीन अर्थ हो जाता है, तो ये निपात है। अब है अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, सार्थक और निरर्थक, दो भेद होते हैं। सार्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ है, सार्थक शब्द है, और जिन शब्द का कोई अर्थ नहीं होता वो निरर्थक शब्द है। सार्थक शब्दों के भी कई भेद हैं, एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, समानार्थक शब्द, विलोमार्थक शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। निरर्थक शब्द चूंकि इसका कोई अर्थ ही नहीं है, इसलिए व्याकरण पर इसका कोई प्रयोग नहीं किया जाता। धन्यवाद। अगले दिन अगले अध्याय में हम फिर आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।